बेटा जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैंने अभी जस्ट चालू किया है। मैंने इन बच्चों को सर्कल के बारे में बताया है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सर्कल की मैंने जनरल इक्वेशन बताई है। जनरल इक्वेशन सर्कल की होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में ए और बी जो हैं वो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए कॉमा बी रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर ऑब्वियसली यहाँ पे रेडियस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्किल लिया और इस सर्किल के मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए 4,3। 4,3 मतलब 4 इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड 3 इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। रेडियस मैंने डायग्राम में शो कर दिया, कितना लिया मैंने बोलिए 10। तो इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इसमें ज्यादा जो अपने काम आएगा वो ये काम आएगा कि अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे लाए कर रहा है तो आप बोल सकते हो ए कॉमा बी विल बिकम 0,0 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज एट ओरिजिन। अच्छा, अभी मुझे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देना है, लेकिन उसमें मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला काम आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दे दूं क्वेश्चन? चलो अब देखो, आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके दे रहा हूं, आप मुझे उसकी इक्वेशन लिख के बताएंगे। तो आपको इस तरह से मैंने बेटा एक सर्कल दे दिया। ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, मतलब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? 0,0। और ये सर्किल का सेंटर हो गया, सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। राइट इक्वेशन फॉर द गिवन सर्कल। राइट इक्वेशन फॉर द गिवन सर्कल। राइट इक्वेशन फॉर द गिवन सर्कल। अब आप सोचो, मैंने इस सर्कल के आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मतलब मैंने ए और बी डिफाइन कर दिया। अब आपको बस अपनी बुद्धि से क्या पता लगाना है? आर। अगर आर पता लगा लिया आपने तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आर के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। ऑल दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कवर करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक आप सब बच्चे जानते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे आंसर। ऑब्वियसली रेडियस कितना आ रहा है बच्चों? बोलिए 5। कितना आ रहा है? 5। भाई आपको सबको दिखना चाहिए कि सर रेडियस होता क्या है। भाई सर्किल के पेरीफेरी पर कोई भी पॉइंट जो लाया कर रहा है, अगर उसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वही क्या है? बोलिए रेडियस। तो बेटा मुझे सर्किल के पेरीफेरी पर कोई भी पॉइंट एक पता लग जाए, जैसे जो है जिसके मुझे क्या पता हो? कोऑर्डिनेट्स। तो मुझे बाकी तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, लेकिन मुझे ये पॉइंट दिखा दिया डायग्राम में कि ये पॉइंट सर्किल पे लाया कर रहा है और ये ओरिजिन है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। कितने? बोलिए 0,0। कोई भी पॉइंट जो सर्किल पे लाया कर रहा था, अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते तो मैं क्या निकाल लेता? बोलिए रेडियस। कैसे? भाई मैं रेडियस निकाल लेता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मुझे बेटा ये पॉइंट पता लग गया, तो मैं जानता हूं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, यही क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। और ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से आप अगर देखें तो रेडियस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5। अब आप जो जनरल इक्वेशन थी उसमें पुट कर दीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर। बताएंगे मुझे ए कितना है? 3। ए कितना है? 3। और कर लिया मैंने, चालू कर लिया। ए कितना है? 3। और बी कितना है? 4। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर द गिवन सर्कल। कुछ बुद्धि में गया? चलिए बेटा नेक्स्ट लिखना है इसके बाद इलिप्स। इसके बाद लिखना है आपको इलिप्स। हाँ बेटा। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपको ग्राफ गिवन है, या मान लीजिए उल्टा वाइसी वर्सा, आपको कोई बोला जाए कि भाई ये कुछ इक्वेशंस है, जैसे आपको जो है मैच द कॉलम टाइप दिया जाए, और मैच द कॉलम में आपको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ इक्वेशंस दे दी, y बराबर mx प्लस सी टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर टाइप।
और भी कुछ इक्वेशंस मैंने आपको दे दी, और आरएचएस में मैंने आपको लिख दिए ऑप्शन सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन। अब मैं बोलूंगा कि बेटा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन देख के बता ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की है, इलिप्स की है। तो तुझे हर एक की क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी आप मैच द कॉलम कर पाओगे कि सर ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है। मतलब बेसिकली ये एक्स और वाई बता रहे हैं कि भाई अगर आप इसके अंदर देखिए, अगर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे मान लो अगर ये वाला पॉइंट है, तो अगर ये मान लो अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो ये पक्की बात है अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ x क्या है बोलिए, 0। तो यहाँ पक्की बात है y को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। ये कितना होना पड़ेगा, 5, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप चेक करके देखो, x को 0 पुट करें और y को कितना पुट करें, 5। तो x को 0 पुट करेंगे, वाली टर्म क्या हो गई, 0। 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर 25। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ y 0 है, यहाँ पे x कितना होगा बोलिए, 5। भाई ये 5,0 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x और y सिंपली क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये इस कर्व की इक्वेशन हो गई। मतलब इस कर्व पे जितने पॉइंट्स लाए कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस कर्व पे जितने पॉइंट्स लाए कर रहे हैं अगर आप उनको इसमें पुट करोगे तो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। ये मतलब ठीक। हेडिंग लिखे बेटा इलिप्स। अब ध्यान से आप बोर्ड पे देखिएगा बेटा, इलिप्स जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इलिप्स कुछ इस तरह की इलिप्स की शेप होती है, कुछ कटलेट टाइप बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कटलेट टाइप सी शेप होती है इलिप्स की। और बेसिकली ये जो इलिप्स के अंदर ये वाली जो लेंथ होती है ये 2a कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, 2a। और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस। ये कहलाएगी मेजर एक्सिस। ऐसे ही बेटा ये वाली जो लेंथ है क्या लग रहा है 2a से बड़ी है कि छोटी है, छोटी। ये होती है 2b। क्या होती है ये, 2b। इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। अब बेटा ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब ये अगर पूरी लाइन 2a है तो अगर मैं सेंटर से इस साइड मूव करूं तो ये कितना होएगा बोलिए, a। और ये भी कितना होएगा बोलिए, a। तो बच्चों अगर मैं आपसे यहां से यहां तक की लेंथ पूछूंगा तो ये 2a की a। ऐसे ही मैं अगर यहां से यहां तक की लेंथ पूछूंगा तो ये कितनी होगी बोलिए, b। अब ये आधी रह गई तो इसको मेजर एक्सिस की जगह बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो a है ये बेसिकली है आपका सेमी मेजर एक्सिस, आधा। और ऐसे ही बी का नाम क्या हो जाएगा बताओगे आप लोग मुझे, सेमी माइनर एक्सिस। तो बेटा इस तरह की शेप होती है एलिप्स की। जैसे सर्कल में आपने रेडियस डिफाइन करा था, यहाँ पे ए और बी डिफाइंड होते हैं, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। भाई ये सिमेट्रिक है बिल्कुल। ओ से इतने पार्ट की लेंथ ए, ओ से यहाँ तक पार्ट की लेंथ भी ए, ओ से ऊपर वाले पार्ट की लेंथ बी, नीचे वाले पार्ट की लेंथ भी बी। इस की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इनफैक्ट सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। सर्कल भी एक इलिप्स का ही स्पेशल केस है। सर्कल कब बनेगा, जब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बराबर हो जाए, अगर ए और बी बराबर हो जाए, तो आप ही बताओ इस इलिप्स की शेप कैसी दिखने लग जाएगी बोलिए, सर्कल। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स व्हेन ए बिकम्स इक्वल्स टू बी। नहीं, एक 1 के बराबर नहीं, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई जितनी ये उतनी अगर ये हो जाएगी, तो आप सोचो ना, अभी क्या है, ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है। अगर इसको यहां से पिचकाया जाए तो ये और ये अगर बराबर हो जाए तो शेप कैसी दिखाई देने लग जाएगी बोलिए, सर्कल। अब इसका एरिया, भाई एरिया ऑफ इलिप्स भी बहुत बार काम आ जाता है अपने को। बेसिकली ये सब ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर देखेंगे अपन, एरिया ऑफ इलिप्स। तो बेटा आप सोचो सर्किल का एरिया क्या बोलते हैं बच्चों, बताओगे मुझे, पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली सर्किल का एरिया जब आप लिखते हो तो बेटा ये भी आर और ये भी आर, तो एरिया बोल देते थे पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर ये जो चीज है ये आर की ए इलिप्स के अंदर ये वाली चीज कितनी है बोलिए, ए। और ये वाली चीज कितनी है, बी। सर्किल के अंदर क्या है, दोनों ए और बी बराबर थे, दोनों हमने मान लिया आर आर के बराबर। किसके बराबर, आर आर। तो पाई आर इंटू आर क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। यहां जब आप एरिया ऑफ इलिप्स लिखोगे बच्चों, तो आप लिखोगे पाई ए इंटू बी, दैट इज पाई ए बी। तो एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी। अब इलिप्स में बातें बहुत हैं,
लेकिन अभी हम उसमें जो इंटरेस्टेड नहीं है, हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर देखेंगे तब हम इसके बारे में बहुत सारी बातें देखेंगे। भाई हमारे इलिप्स जो मेनली काम आएगा, मान के चलिए वो काम आएगा इन चैप्टर ग्रेविटेशन, क्योंकि जब आप केपलर के लॉस पढ़ोगे, शायद थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आप लोगों को, तो केपलर ने क्या बोला था, सभी प्लैनेट सन के अराउंड कौन से पाथ पे चलते हैं, इलिप्टिकल पाथ। तो हमें वहां पे इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो वहां मैं आपको काफी चीजें और भी बताऊंगा, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, फोकस क्या होते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस देखेंगे। अभी हम ग्राफ्स वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो ग्राफ्स के लिए हम हर एक की इक्वेशन जानना चाहते हैं, और अगर उसका एरिया निकाल सकते हैं तो एरिया निकालना जानते हैं। तो बेटा इक्वेशन हमने सीख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड एरिया किसके बराबर बोलिए, पाई ए बी। अच्छा, ए का नाम क्या होता है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए क्या है, मेजर एक्सेस के सेमी मेजर एक्सेस, सेमी मेजर है, और बी क्या है बोलिए, सेमी। अब देखो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी अपने आप। मान लो अगर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दूं, इस तरह के क्वेश्चन दे दूं, तो आपको अपने आप जज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको देखते सबसे पहले फील आनी चाहिए किसकी इक्वेशन है बोलिए, इलिप्स। किसकी इक्वेशन है, इलिप्स। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई बोलिए बच्चों, इलिप्स। अब ये मैंने आपको इक्वेशन देके बोल दिया फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। मैंने आपको इक्वेशन दी और मैंने बोला फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। तो इसको हाँ सही है, इसको आप पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए और बी पता लगाएं, और फिर एरिया लिख दें पाए ए बी। फाइंड एरिया ऑफ द गिवन इलिप्स। फाइंड एरिया ऑफ द इलिप्स। तो ऑन कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो कंपेयर करोगे तो बेटा इस 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो यहां से ए आपका कितना आ गया बोलिए 4, और बी कितना आ गया बच्चों 3। जैसे ही आ गया तो एरिया निकल के आ जाएगा पाई ए बी, दैट इज 12 पाई। बेटा बुद्धि में जा रहा है। अच्छा, अब हर बार इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन दिखे जरूरी नहीं है। अब देखो, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं इस इक्वेशन को, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 25। अब मैंने आपको इस तरह से इक्वेशन दे दी। अब मैं आपसे पूछूं ये किसकी इक्वेशन है। अब ये देखने में अभी इलिप्स की इक्वेशन दिख नहीं रही, लेकिन ये है किसकी इक्वेशन, इलिप्स। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, दिमाग में श्योर हो जाएं। सर जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बेटा या तो वो सर्किल है या तो क्या है, इलिप्स। दो ही पॉसिबिलिटी है। जब भी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखे आपको, कुछ कोइफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कोइफिशिएंट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट का स्क्वायर, कुछ 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 भी हो सकता है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, तो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर या कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यू आर वेरी श्योर आइदर इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल और इट इज इलिप्स। सर्कल के अंदर खास बात ये होगी, अगर सर्कल की इक्वेशन है तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए बोलिए, सेम। सर्कल अगर होगा तो एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। क्योंकि कोएफिशिएंट सेम होंगे ना, तो अपन कॉमन लेके उसको बाहर निकाल देंगे और फिर उसको कहां ले जाएंगे, आरएचएस। और आरएचएस में ले जाते इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जैसे मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया आपको, इस क्वेश्चन में एरिया बताना है इलिप्स का। भाई पहले तो बताना है इज दिस अ सर्कल और इलिप्स। आपको जो है क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट पार्ट में पूछा, या पहले चलो इसको ही करो, लिखो इक्वेशन लिखो, इसके नीचे लिखो इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल और इलिप्स, इज इट अ सर्कल और इलिप्स, इज इट अ सर्कल और इलिप्स। फर्स्ट पार्ट तो ये पूछा। अब बेटा देखो, आपको समझना, ये जब भी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट अलग अलग है ना, तो ये सर्किल नहीं हो सकता है, क्या बनेगा बोलिए, इलिप्स। सर लेकिन हमें तो इलिप्स दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ध्यान से देखें। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, अब यहाँ पे आरएचएस में 1 होता था इलिप्स के इक्वेशन में, क्या इस 25 को एलएचएस में भेज सकता हूँ क्या, यस। तो बेटा ये 25 जब मैं भेजूंगा तो अपॉन में होल 25, तो इससे भी 25 डिवाइड हो जाएगा और इससे भी 25 इज इक्वल्स टू 1। बोलो यहां तक समझ में आया क्या आपको, यस।
अब सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता था, यहाँ पे तो 9 भी आ रहा है। तो बुद्धि लगा के सोचो, क्या मैं इस 9x² अपॉन 25 को लिख सकता हूँ x² अपॉन 25/9? फील करना, 25/9, 25/9 मतलब 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये दोनों चीजें क्या अलग अलग है कि सेम है? सेम। आप फील करें, 9x² अपॉन 25 लिखो, या इसको लिखो x² अपॉन 25/9। 25/9 मतलब 9 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर। क्या बन जाएगा? 9x² बाय 25। तो x² अपॉन 25/9 प्लस y² अपॉन, बताओगे बच्चों क्या लिखूं? 25/16 इज इक्वल्स टू 1। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? x² अपॉन ये क्या बनेगा? बोल बेटा। 5/3 का मतलब a शायद दिख गया होगा। a कितना आ गया बोलिए? 5/3। a कितना आ गया? 5/3। हाँ बच्चों बताओगे b कितना बनेगा? b कितना बनेगा? 5/4 का होल इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स से कंपेयर करें तो शायद कंपेयर हो चुका है। ये बताएंगे किसके बराबर आ गया बच्चों? बोलिए 5/3। बी किसके बराबर आ गया? बोलिए 5/4। ए और बी आ गए। अब अगर मैं आपसे एरिया ऑफ इलिप्स भी पूछ लेता तो आप निकाल सकते थे पाए ए बी। पाए ए बी, हाँ, पाई ए बी। तो ये 25/12 पाए निकल के आ जाए। तो दिमाग में रखें कि जब भी कभी x² प्लस y² समथिंग इक्वेशन है, दोनों के अगर कोएफिशिएंट सेम हैं तो सर्किल की प्रोबेबिलिटी है, और अगर दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं तो फिर इलिप्स की प्रोबेबिलिटी है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्मेट में देता, 9x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 25। अब सोचो, इज इट अ सर्कल और इलिप्स? अब ये अपने आप सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम 9 कॉमन लेके कहां ले जाओगे? बोलो RHS। तो इस बार बन जाएगी इक्वेशन x² प्लस y² बराबर 5/3 का होल स्क्वायर। मतलब रेडियस कितना हो गया बताओगे मुझे? 5/3। कितना हो गया? 5/3। तो आप इसको भी चाहो तो कॉपी कर सकते हो। 9x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 25। इज दिस अ सर्कल और इलिप्स? इज दिस अ सर्कल और इलिप्स? हाँ बेटा, हो गया क्या? चलिए तो देखिएगा ध्यान से। मैंने बेटा 9 कॉमन ले लिया और मैंने इक्वेशन लिख दी x² प्लस y² बराबर 25/9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस y² बराबर 5/3 का होल स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन a कॉमा बी, a कितना हो जाएगा बोलिए? 0। और b भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करता है बताइए मुझे? ओरिजिन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center lies at 0, 0 and whose radius is 5/3। बुद्धि में गया? चलिए, तो स्ट्रेट लाइन देखी, सर्किल देखा, इलिप्स देखा। अब लिखेंगे नेक्स्ट पैराबोला। अच्छा एक सेकंड, पैराबोला से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में अपन देख लेते हैं। आप लोगों ने देखी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, सबको पता है ना? भाई एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ही कैसा बनेगा बोलिए? पैराबोल। हम स्टैंडर्ड पैराबोला में इंटरेस्टेड हैं, तो देखो मैं एक पार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आप देखना आपको जरूरत है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली यहाँ पैराबोला ही बनता है। बेटा मान लीजिए इक्वेशन कुछ ऐसी है, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें जो है सबको पता होंगी, जैसे सम ऑफ रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे बोलिए? 2। ये x में इसकी पावर कितनी है बोलिए? 2। x में 2 पावर है तो इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? 2। तो इसके 2 रूट्स होंगे बच्चों, अल्फा कॉमा बीटा। अब आपने सम ऑफ रूट्स शायद सबने पढ़ रखा है, बोलो क्या होता है? माइनस b/a। क्या आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पढ़ रखा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज c/a। क्या आपको डिस्क्रिमिनेंट पता है क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। अब सारा खेल डिस्क्रिमिनेंट का है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब जो आपका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
मतलब रूट्स रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। मतलब अगर आप इस पैराबोला का ग्राफ बनाएं तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, दो जगह। भाई ये रूट एक हो गया अल्फा और ये रूट हो गया बीटा। बेटा अगर डी जीरो के बराबर होगा तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट्स अलग अलग की इक्वल इक्वल। मतलब दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे, सेम। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या इस बार आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या? तो ये आपका जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच। और दोनों रूट्स इक्वल हैं अल्फा कॉमा बीटा। भाई यही अल्फा और यही बीटा। और तीसरा केस, अगर डी लेस देन जीरो, क्या रूट्स आर इमेजिनरी? मतलब दिस ग्राफ विल नॉट कट दी एक्स एक्स। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। बेटा क्या ये ऑलरेडी आप जानते हैं? ये टेंथ में वैसे तो पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब हम जो इंटरेस्टेड हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं। ये एक बेसिक सेगमेंट था जो आपको मैंने बता दिया, कभी काम आए अपने। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, और आपको लगता नहीं सर बहुत ज्यादा अच्छे से आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम हेडिंग लिखेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला। ये आप कॉपी आपकी ऑप्शनल है, आपको नीड है आप बिल्कुल करें, आपको लगता है नीड नहीं है नहीं करें। और उसके बाद आपको लिखनी है हेडिंग स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला। हाँ बेटा हो गया। अब ये हमारे बहुत काम आएगा बेटा जो आप देखने जा रहे हो, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब बेसिकली समझो आप, ये हम चार स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली चार दोस्तों की कहानी। और चारों जो दोस्त होंगे, इन चारों पैराबोलास के जो माउथ होंगे वो अलग अलग जगह ओपन होंगे। अगर एक माउथ ऐसे ओपन होगा तो दूसरा ऐसे ओपन होएगा, एक ऊपर ओपन होगा तो जो है दूसरा नीचे ओपन। मतलब बेसिकली चार दोस्त हैं और चारों अपनी निगाहें चारों दिशाओं में रखेंगे। तो अब ध्यान से समझिएगा स्टैंडर्ड पैराबोला। बेटा पहला मैं ले रहा हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा मैं लूंगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा लेंगे बेटा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अब बेटा पहला ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इस ग्राफ को अपने को फील करना है। तो आप समझिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या आएगा, बोलिए कांस्टेंट। कुछ भी कांस्टेंट, मतलब आप बोल सकते हो y बराबर 2x स्क्वायर, यस इट इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। y बराबर 4x स्क्वायर, स्टैंडर्ड पैराबोला। y बराबर 10x स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर कोई भी क्या आएगा, बोलिए कांस्टेंट। तो कुछ भी हो सकता है, 2x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, x स्क्वायर। कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप फील करें इसका जो ग्राफ बनेगा, इस पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा, फील करें। बेटा मैं कह रहा हूं चाहे x को तू पॉजिटिव पुट कर चाहे x को तू नेगेटिव पुट कर, दोनों ही के लिए वैल्यू जो y की आएगी वो अलग अलग आएगी कि सेम आएगी, सेम। समझिएगा, x को 5 पुट करे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, बोलिए 25। मतलब जब x 5 है तो भी y कितना, बोलिए 25। अच्छा x को -5 पुट करिए तो भी कितना आएगा, 25। x को 2 पुट करिए तो भी y कितना आएगा, 4। -2 पुट करिए तो भी y कितना आएगा, 4। मतलब हो क्या रहा है बेटा, हर एक x की दो वैल्यूज के लिए, x2 और -2 दोनों के लिए y की वैल्यू क्या होगी, बोलिए सेम। x4 -4 दोनों के लिए y की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसका ग्राफ कुछ आपको
इस तरह से दिखाई देगा, इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये ग्राफ बता रहा है कि सर जब x हमारा लेट सपोज 2 था और x जब हमारा -2 था, तो 2 और -2 दोनों के लिए y की वैल्यू अलग अलग आ रही है कि सेम आ रही है? सेम। आप देख सकते हैं 2 पे अगर y 4 है तो -2 पे भी कितना है? 4। x जब 3 था और x जब -3 था, दोनों पर ही y की वैल्यू कितनी आई बोलिए? 9। कितना आएगी? 9। तो चाहे x -3 हो चाहे 3 हो, दोनों के लिए y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अलग अलग की सेम। अब सर हमें क्या ऐसे बार बार करके देखना होगा? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं करके देखना। आपको मैं जो है थंब रूल बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बेटा हमेशा जब भी स्टैंडर्ड पैराबोला होगा तो देखते ही पता लग जाएगा भाई y और x में से दोनों में से किसी एक की पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे कैसे? हम बिल्कुल डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे एक लाइन के अंदर। बेटा जिसकी पावर कम होगी उस एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनेगा। जिसकी पावर कम होगी उस एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा? पैराबोला। मुझे देख के बता किसकी पावर कम है बोलिए। तो किसके अबाउट पैराबोला बनेगा? वाई। वाई एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा? पैराबोला। वाई एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा? पैराबोला। अच्छा यहां पे भी किसकी पावर कम है बोलिए? वाई। तो पैराबोला बनेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो इस पैराबोला का माउथ अपवर्ड ओपन होगा कि डाउनवर्ड? मतलब अभी भी पैराबोला बनेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन इसका माउथ इस बार कहां ओपन होएगा? डाउनवर्ड। मतलब इस पैराबोला का अगर अपन ग्राफ बनाए तो आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है इसका ग्राफ बनाना। अभी भी पैराबोला बनाना तो वाई एक्सिस के अबाउट ही है, लेकिन इसका माउथ कहां पे ओपन करें? अपवर्ड के डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। आपको दिख रहा होगा मैंने माउथ कहां ओपन करा है उसका? डाउनवर्ड। अच्छा इसको ध्यान से मुझे देख के बताएं, ये वाले ग्राफ में किसकी पावर कम है? एक्स की कि वाई की? एक्स की वाई की? तो इस बार पैराबोला कौन सी एक्सिस के अबाउट बनेगा? वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस। और क्यों? मतलब अगर एक ही फ्रेम में सबको शो करूं, देखो आप, ये एक टाइप का हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब अगर इसकी मार्केशन करें, बताओ कि ये जो अपवर्ड माउथ ओपन हो रहा है ये इसकी इक्वेशन क्या होगी? बताओगे मुझे? एक्स के अबाउट की वाई के अबाउट? वाई। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला पैराबोला भी वाई एक्सिस के अबाउट ही बना है, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये एक्स एक्सिस के अबाउट बना है तो एक्स की पावर कम, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट ही बना है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अरे समझ तो आ रहा है? तो दीज आर फोर स्टैंडर्ड पैराबोलास। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता भी हूँ कि भाई मैंने क्यों स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा, मेरे कहाँ पे काम आएगा। तो बेटा मान के चलें आपके 99% टाइम्स अगर पैराबोला बनेगा तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला बनेगा। और कैसे आपके काम आएगा उसको देखिए। नेट बहुत तंग कर रहा है बच्चों को। तो कैसे आपके काम आएगा देखिए। जैसे लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता होगा, बोलो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला ड्रॉ के वर्सेस वी ग्राफ। ड्रॉ के वर्सेस वी ग्राफ। के इज काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज योर स्पीड। तो हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी के बीच में क्या बनाना है बच्चों? बोलिए ग्राफ। अब सब बच्चे ध्यान से फोकस कीजिएगा, अगर आपको के वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है तो बेटा मैं चाहता हूं वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी रखना और एक्स एक्सिस पर वी रख, और मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। अब सब बच्चे ध्यान से ग्राफ बनाने का तरीका सीखें। बेटा ये मेरे काफी काम आएगा आगे भी। आप सबसे पहले जिन भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बना रहे हो, किन दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बना रहे हो बोलिए? के और वी।
जब भी आप कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तभी ड्रॉ कर सकते हो जब आपको उनके बीच में क्या पता हो, रिलेशन। आप जिन दो पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आपको उन दोनों पैरामीटर्स के बीच में क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। क्या मुझे के और वी में रिलेशन पता है? यस। के किसके बराबर है बोलिए? हाफ एम वी। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल टेक्निक, जो भी पैरामीटर वाई एक्सिस पर है उस पैरामीटर को वाई से रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस कर दो? वाई। तो बेटा बोल, वाई एक्सिस पर कौन है? के। मतलब मुझे के को काय से रिप्लेस कर देना है? वाई। मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन में मैं के की जगह क्या लिख दूंगा बोलिए? वाई। तो इस जो है के को रिप्लेस कर दूंगा वाई से। और बेटा एक्स एक्सिस पर कौन है बोलिए? वी। वी को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एक्स। तो आपका जो रिलेशन था, आप उस रिलेशन पे जाइए। सर रिलेशन था के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं जानता हूं भाई, वाई एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं के को कैसे रिप्लेस कर दूं बोलिए? वाई। तो इन द गिवन रिलेशन जो पैरामीटर वाई एक्सिस पर है उसकी जगह वाई लिख दीजिए। बोलो बच्चों, क्या के की जगह वाई लिख दूं क्या? यस। हाफ एम। एक्स एक्सिस पर कौन है बच्चों बोलिए? वी। तो वी की जगह क्या लिख दो? एक्स। वी की जगह एक्स लिखोगे तो यहाँ वी है कि वी स्क्वायर है? वी स्क्वायर। तो वी की जगह जब एक्स लिखोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। भाई वी को जब आप एक्स लिखोगे तो वी का स्क्वायर, तो वी की जगह आपने क्या लिख दिया? एक्स। तो क्या बन जाएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे ध्यान से देख के बताइए कि हाफ एम कांस्टेंट है क्या? यस। मतलब मैं बोल सकता हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं, सबको फील आनी चाहिए। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या स्टैंडर्ड पैराबोला है? यस। किस एक्सिस के अबाउट बनेगा? y की x। y माउथ कहां पर होगा? डाउट मत की अपवर्ड। ग्राफ बना सकते हो? देखना क्या मैंने सही बनाया है क्या? मैंने ग्राफ सही बनाया है? यस। सर जब वेलोसिटी +2 हो चाहे वेलोसिटी -2 हो, दोनों पर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगी, सेम आएगी? सेम। कुछ बुद्धि में जा रहा है? तो इस तरह से आपको जो है ग्राफ कभी बनाने की जरूरत पड़े तो आपको बनाना आना चाहिए। आपको ग्राफ बनाने का पैटर्न समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बेटा जिन भी दो पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनाना होगा, सबसे पहले वो ग्राफ तभी ड्रॉ कर सकते हो जब आप उनके बीच में क्या जानते हो बोलिए? रिलेशन। अब हम चाहते क्या है? हम उस रिलेशन में जो भी चीज वाई एक्सिस पर है उसकी जगह वाई लिख देंगे, जो भी चीज एक्स एक्सिस पर है उसकी जगह क्या लिख देंगे? एक्स। अब जैसे ही मैंने रिलेशन में वाई और एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब मैं देखूंगा वो रिलेशन किस टाइप का आया। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का आया, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप आया, सर्किल का टाइप आया। तो उस वाई और एक्स के रिलेशन को देख के पता लगा कि भाई ये पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, और जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? उसका ग्राफ बन जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं सेकंड पार्ट आपसे बोलता, ड्रॉ के वर्सेस वी स्क्वायर ग्राफ, क्या लगता है क्वेश्चन सेम है कि चेंज हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब इस बार एक्स एक्सिस पर वी है कि वी का स्क्वायर है? वी का स्क्वायर। आपके दिमाग में फंडा क्लियर है? सर जो भी पैरामीटर वाई एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिखना है? वाई। और जो भी पैरामीटर एक्स एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिखना है? एक्स। तो इस बार चेंज ये हो गया कि वाई एक्सिस पर तो अभी भी के ही है, मतलब अभी भी मैं रिलेशन में के की जगह क्या लिखने वाला हूं बोलिए? वाई। लेकिन इस बार एक्स एक्सिस पर वी है कि वी का स्क्वायर है? वी। मतलब मैं वी स्क्वायर को काय से रिप्लेस करूंगा? एक्स से। जो पैरामीटर वाई एक्सिस पर उसकी जगह वाई लिख दीजिए, जो पैरामीटर एक्स एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिख दीजिए? एक्स। अब आप बोलिए मेरे को रिलेशन बताइए, के किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो बच्चों, के की जगह क्या लिख दूं रिलेशन में? वाई। हाफ एम। अब v स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? x। लास्ट टाइम v की जगह x लिखा था, तो v की जगह x लिखा, तो यहाँ पे क्या आया था? x की x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। इस बार v की जगह x लिखना है कि v स्क्वायर की जगह x लिखना है? v स्क्वायर। क्योंकि x एक्सिस पर कौन प्रेजेंट है? v की v स्क्वायर, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x से, तो v स्क्वायर की जगह लिख दो बेटा x। आपको दिख रहा होगा हाफ m क्या कांस्टेंट है क्या? यस। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y बराबर mx। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई क्या? यस। जिसका इंटरसेप्ट क्या है बोलिए? 0। आप देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y भी लीनियर x भी लीनियर, प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, 1 2 3। तो y बराबर 2x, y बराबर 3x, ये सब काय की इक्वेशन है बोलिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। तो k वर्सेस v स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बने। कुछ बुद्धि में जा रहा है? अब मतलब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो एप्लीकेशंस मेरे आगे काम आने वाली है। जैसे मान लीजिए अपन एसएचएम पढ़ रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, शायद छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? सिंपल पेंडुलम जानते हो क्या? क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? पढ़ा होगा शायद, 2 पाई अंडर रूट L/G। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने।
अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता बेटा मुझे टी वर्सेस एल का क्या बना के दे दीजिए, ग्राफ। ये मुझे टी वर्सेस एल के बीच में क्या बना के दे दीजिए, बोलिए, ग्राफ। अब तरीका क्या सीखा आपने, जिन दो पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनाना है क्या आपको रिलेशन पता होना चाहिए, यस। तो सर ये रहा रिलेशन। अब व्हाट इज द प्रोसेस, जो पैरामीटर वाई एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिखना है, वाई। और जो पैरामीटर एक्स एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिखना है, बोलिए, एक्स। तो सर वाई एक्सिस पर तो है टाइम पीरियड, और एक्स एक्सिस पर है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो बेटा ये मेरा रिलेशन रहा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब आप जानते हो एक्स एक्सिस पर रूट एल है कि एल है, एल। तो बेटा मैं जानता हूं कि मैं टी की जगह रिलेशन में क्या लिखने वाला हूं, बोलिए, वाई। नहीं, टी की जगह एक्स नहीं, टी वाई एक्सिस पर है, टी की जगह क्या लिखने वाले हो, वाई। और एल की जगह क्या लिखने वाले हो, बोलिए, एक्स। तो यहाँ पे रूट एल है, आप जानते हो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या रूट एल एल बन जाएगा, यस। तो कॉमन सेंस से मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर बाय जी इंटू एल। अब मुझे बताओ 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये पूरी टर्म क्या है, बोलिए, कॉन्स्टेंट। अब मुझे वाई एक्सिस पर क्या लिखना है, बोलिए, टी। तो टी की जगह क्या लिखूंगा, बोलिए, वाई। तो क्या लिखूं यहाँ पे, शाबाश, क्या लिखूंगा यहाँ पे, वाई की वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। क्योंकि टी की जगह वाई लिखना है तो टी की जगह वाई लिखोगे तो ये टी है कि टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। तो टी को अगर वाई लिखोगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए, वाई स्क्वायर। तो ये बन गया वाई स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है ही। और एल की जगह क्या लिख दूं, बोलिए, एक्स। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, अरे अभी अभी पढ़ी है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। किसके अबाउट बनेगा, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस, माउथ लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन हो गई, कुछ इस तरह का पैराबोला। अब लेकिन ये आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो, तो मैथमेटिक्स को नहीं पता आपने वाई एक्सिस पर क्या ले रखा है, उसने तो मैथमेटिकल ग्राफ बना के दे दिया। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ यही बनेगा, लेकिन हम हमारी बुद्धि से बोलेंगे कि सर यहाँ वाई एक्सिस पर टाइम है और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैं इस वाले पार्ट को क्या कर दूंगा, बोलिए, इरेज। इस वाले पार्ट को इरेज कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई हम टाइम की नेगेटिव वाली वैल्यूज को नहीं ले सकते, बिकॉज ये तो मैथमेटिकल ग्राफ आ गया, उसने तो वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बना के दे दिया। लेकिन मैथमेटिकली वाई एक्सिस पर टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम केवल इस ग्राफ का नीचे वाला रीजन भी कंसिडर करेंगे कि सिर्फ ऊपर वाला, ऊपर वाला। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो ये एप्लीकेशन है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो, मेरे आगे सारे मतलब ग्राफ्स बनने हैं आपके। वर्क एनर्जी पावर में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी, और ये सारे ग्राफ बनेंगे। ये मतलब कुछ ग्राफ मैंने बना के बताए, ऐसे मनमान ग्राफ बन सकते हैं। तो ये एक रफ आइडिया देने की कोशिश करी है कि भाई मेरे आगे कहाँ पे ये पार्ट काम आएगा। ग्राफ बनाते समय बेटा दिमाग में बस 2-3 बातें रखें। जब भी किन्हीं भी दो पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनाना है, अब वो कुछ भी हो, के ई वर्सेस वी हो, टी वर्सेस एल हो, टी स्क्वायर वर्सेस एल हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में क्लियर फंडा होना चाहिए, सर जिन भी दो पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनाना है आप पहले उनके बीच में रिलेशन पता लगाइए। अब उस रिलेशन में जो भी चीज वाई एक्सिस पर है उसकी जगह वाई लिख दो। अब अगर वाई एक्सिस पर टी है तो टी की जगह वाई लिखो। लेकिन अगर वाई एक्सिस पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करोगे, वाई से। मतलब इसी में मैं चाहता तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनवा सकता था। कैसे बनवा सकता था, मैं टी वर्सेस एल की जगह किसका ग्राफ बोल देता आपसे, टी स्क्वायर वर्सेस एल, टी स्क्वायर वर्सेस एल। तो अगर मैं टी स्क्वायर वर्सेस एल बोलता तो वाई एक्सिस पर टी की टी स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को कि टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर। तो मैं रिलेशन में टी स्क्वायर की जगह क्या लिखता, बोलिए, वाई। और एल की जगह क्या लिखता, बोलिए, एक्स। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाता, यस। तो आपको बस समझना ही है, जो चीज वाई एक्सिस पर उसकी जगह वाई लिखो, जो चीज एक्स एक्सिस पर उसकी जगह एक्स लिखो। बेटा कर पाओगे, चलिए। इसके बाद लिखना है आपको बेटा हाइपरबोला। ये आप कॉपी कर लें बातें। इसके बाद आप लिखें हाइपरबोला। हाँ बेटा। हाइपर
बोला। अब हाइपरबोला में भी अपन सिर्फ इसका एक स्पेसिफिक केस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर जनरल भी बात अपन करें तो हाइपरबोला के लिए जनरल इक्वेशन आप बोल सकते हो x की पावर n y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन है हाइपरबोला की, x की पावर n y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब आप बोल सकते हो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर क्या है, n। अब समझिएगा, इसका जब आप ग्राफ फील करेंगे तो इसका ग्राफ फील करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहाँ पे n की 3 पावर्स के लिए बात हो सकती है भाई, n ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1 एंड n इक्वल टू 1। भाई यहाँ पे 3 बातें हो सकती हैं, n लेस देन 1। अब थोड़ा सा फील करिएगा, n लेस देन 1, n लेस देन 1 मतलब लेट सपोज n को अपन 1/2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1/2। तो क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 हो गया क्या, यस। n को 1 लोगे तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x। या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। अगर n को 1 ले लोगे तो ये आपका भाई देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता भी चलता हूँ, चलो जिससे फील आते रहे। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। आपको दिख रहा होगा मैंने n जो लिया है क्या वो 1 से छोटा लिया है क्या, यस। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, n को 1 ले लिया, n को 1 ले लिया तो सबसे सिंपल केस बन जाएगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। n को मैंने कितना ले लिया, 1। एंड n ग्रेटर देन 1, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2। मैंने n को 2 ले लिया, 2 इज ग्रेटर देन 1। अब आप फील करो, अपन कुछ वैल्यूज से चलो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज अपन सबसे सिंपल x को 1 लेते हैं, पहले x को क्या लेते हैं, 1। x को 1 लो, x को 1 पुट करो, 1 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/2। 1 यहाँ पे तो 1 ही है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो जब x 1 होगा तो तीनों ही केस में क्या y 1 आ जाएगा क्या, यस। भाई अपन जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर मान लेते हैं कांस्टेंट 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। कांस्टेंट हालांकि आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप 1 लो। भाई लेट सपोज आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर जो आप कांस्टेंट ले रहे हो 10 ले रहे हो। कितना ले रहे हो, 10। तो बेटा जब x 1 होगा तो y कितना आएगा, 10। यहाँ भी जब x 1 होगा तो y कितना आएगा, 10। और यहाँ भी जब x 1 होगा तो y कितना आएगा, 10। कुछ बुद्धि में जा रहा है। तो तीनों ही ग्राफ में जब x 1 होगा तो जो y स्टार्ट होगा वो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होगा कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक ही पॉइंट। तीनों में जब x 1 होगा तो y की वैल्यू अलग अलग की सेम सेम। तीनों में जब x 1 होगा तो y की वैल्यू सेम आएगी। आप समझिए, मैं बोल रहा हूं पहला रिलेशन y इज इक्वल्स टू 10x की पावर 1/2। आप चाहो तो 10 लिख के बताऊं, क्या आ गया है समझ में। अगर यहाँ मान ले इज इक्वल टू लगा के मैं 10 लिख देता, यहाँ भी इज इक्वल टू लगा के 10 लिख देता, यहाँ भी इज इक्वल टू लगा के क्या लिख देता, 10। तो तीनों में बस अंतर ये हो गया, एक बन गया x की पावर n में n लेस देन 1, एक n इक्वल टू 1 और एक n ग्रेटर देन। तो मैं समझाना चाह रहा हूं जब x 1 होगा तो तीनों में ही y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बोलिए 10। कितनी आएगी, 10। तो बेटा जब x 1 तो कुछ y की वैल्यू होगी। अब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मान ले x 2 हो गया तो ये तो 2 की पावर 1/2, ये बनेगा 1/2, और ये क्या बनेगा, 1/4। मतलब अगर अपन देखें तो अगर अपन ने वो कांस्टेंट 10 ले रखा था तो इसका आंसर आएगा 10/√2, इसका आंसर आएगा 10/2, और इसका आंसर आएगा 10/4। कौन सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा। भाई √2 होता है 1.41, तो 1.41 से डिवाइड करेगा तो आंसर सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, सबसे। तो हो क्या रहा है बेटा, तीनों में ही x को बढ़ाने पे y घट रहा है, लेकिन किसमें सबसे रैपिडली घट रहा है, फर्स्ट सेकंड की थर्ड। उससे कम रेट से किसमें घट रहा है, सेकंड। और सबसे कम रेट से किसमें घट रहा है, थर्ड। सॉरी, सबसे कम रेट से किसमें घट रहा है, फर्स्ट। क्या कुछ बुद्धि में जा रहा है। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y तीनों में ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन किसमें सबसे फास्ट रेट से डिक्रीज कर रहा है, लास्ट वाले में, क्योंकि वहां n की पावर 1 से भी क्या है, ज्यादा। x2 होगा तो यहाँ पे ये 4 बन गया, सीधे 10/4 वैल्यू हो गई, 2.5 ही वैल्यू रह गई। 3 होएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। 10/9 1 पॉइंट समथिंग ही रह जाएगा, जबकि यहाँ पे 10/3 होएगा तो 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, और यहाँ पे तो 10/√3 होगा, मतलब 10/1.7। जो पैटर्न आएगा तीनों में ही x को बढ़ाने पर y क्या करेगा, डिक्रीज करे। अब होगा क्या आपको समझना ही है। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं
तो तीनों में ही मैं पैटर्न, अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि तीनों में ही जब एक्स बढ़ रहा है, देख जैसे जैसे एक्स आगे जाता जा रहा है वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है, घटती। अब मैं तीनों में अंतर क्या समझाना चाह रहा हूं, किसमें सबसे रैपिडली घट रहा है बेटा, वाई सबसे रैपिडली किसमें घटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में सबसे रैपिडली घटा। मतलब ये कौन सा ग्राफ है, एन, एन लेस देन वन, एन ग्रेटर देन वन, सबसे रैपिडली घटा मतलब ये क्या है, एन ग्रेटर। ये कौन है, एन इक्वल टू वन, और ये क्या है, एन लेस देन वन। तीनों में अंतर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको शायद समझ में कुछ नहीं आया। आ गया क्या, मतलब सर घटेगा तो तीनों में ही, देख भाई जैसे कोई भी तूने जब वैल्यू ली, तो लेट सपोज तूने कुछ भी वैल्यू ले ली, लेट सपोज यहाँ पे तूने वैल्यू कितनी ले ली, थ्री, फील कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर थ्री वैल्यू लेने पर तीनों में ही वाई घटा, लेकिन इसमें ये जो वाला ग्राफ है यहाँ पे जो n लेस देन वन था, तो ये वाली वैल्यू बनी आपकी 10/1.73, सबसे बड़ी। ये वाला ग्राफ में आपकी वैल्यू बनी 10/3, और ये वाले ग्राफ में आपकी वैल्यू बनी 10/9। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो दिस इज n लेस देन वन, दिस इज n इक्वल टू वन, एंड दिस इज n ग्रेटर देन। तो बेटा हाइपरबोला का जो जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड ग्राफ का ऐसा आएगा, जनरल ट्रेंड ग्राफ का ऐसा आएगा, ये जनरल ट्रेंड है। मतलब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, बोलिए जीरो। आप फील करके देखिए, जब आपका x इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए इनफाइनाइट। तो वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो बेटा आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जनरल पैटर्न है, मतलब हमें हालांकि इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा आपके थर्मल वाले पार्ट में काम आएगा आपको, तो इसलिए मैंने अभी आपको कवर करा दिया। वहां पे बेसिकली हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे, तो वहां पे पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वहां थोड़ा मुझे बताना आसान रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो इसलिए मैंने इसको कवर कराया, बाकी मेरे भी काफी टाइम तक ये काम नहीं आएगा। तो बस दिमाग में रखें कि भाई जो ग्राफ हाइपरबोला है, हाइपरबोला का ये जनरल पैटर्न है, ये क्या है, बोलिए जनरल पैटर्न। तो जनरल पैटर्न सर जो है वो ऐसा ही होएगा। अब स्पेसिफिकली अगर आप तीनों को एक साथ कंपेयर करोगे, तो एक साथ कंपेयर करने में मैंने बस समझाने की कोशिश ये करी है कि तीनों का पैटर्न तो यही है, एक्स बढ़ने पर वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। लेकिन जिसमें एन वन से बड़ा उसमें सबसे रैपिडली घट रहा है, एन वन थोड़ा कम रेट से घट रहा है, और एन लेस देन वन तो सबसे कम रेट से घट रहा है। कुछ बुद्धि में गया, पक्का। अब आपको जो रटना है वो ये रटना है, भाई अब जो मेरे ज्यादा काम आएगा उसको दिमाग में सेट करें आप। बेटा ये वाला जो केस है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। जब n वन होता है तो इसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब ये बता रहा है कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो बोलो y किसको अप्रोच करेगा, जीरो। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब ये आपका कभी, जब कभी आपका x बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट होएगा, तो इनफाइनाइट दूरी पर जाके ये x एक्सिस को टच करेगा, टच करेगा मतलब y क्या हो जाएगा, बोलिए जीरो। तो जब x इनफाइनाइट दूरी पर पहुंच जाओगे तब y क्या हो जाएगा, जीरो। और जब y आपका, जब आपका x जीरो हो जाएगा, x जब जीरो हो जाएगा तो y किसको अप्रोच करेगा, इनफाइन। मतलब जब आपका x जीरो होगा तो y किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये वाला मेरे ग्राफ बहुत काम का है। तीनों का ट्रेंड यही है, अगर आपसे, वो तो क्या है, तीनों को कंपेयर करके बताया इसलिए तीनों को वहां पे अलग अलग बताया। बाकी हाइपरबोला का पैटर्न जो बनता है वो ऐसा ही बनता है। और आप तो दिमाग में रखो इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। कुछ बुद्धि में जा रहा है, आप कॉपी कर लीजिए सारी बातें। इसका सबसे फेमस एग्जांपल पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस समझते हो क्या थोड़ा बहुत, कभी सुना है क्या आप लोगों ने, जिसने सुना है बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं सुना और भी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना ज्यादा अच्छा बच्चा है, ठीक है। फॉर आई, वो सही में ज्यादा अच्छा बच्चा है, उसको पढ़ाना ज्यादा आसान होगा मेरे लिए भाई। जिसने सुन रखा है उसको समझाना बड़ी दिक्कत वाली काम की है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं बहुत 30 मार खाऊं। जिसने नहीं सुनना है उसको समझाना बड़ा आसान काम होता है। जिसने पढ़ रखा होता है उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन उसको समझाना बड़ी दिक्कत वाला काम होता है कि उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अब
तो ध्यान से देखिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बेटा अगर आइसोथर्मल की प्रोसेस की बात करें तो हम जो है थर्मल फिजिक्स के अंदर देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, बोलिए, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बोलिए, कांस्टेंट। पढ़ेंगे हम आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बोलिए, कांस्टेंट। टी इज कांस्टेंट। तो बच्चों एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता ही है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर विच इज अगेन कांस्टेंट। तो बेटा आरएचएस में अगर देखें तो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट। मतलब क्या मैं पीवी कांस्टेंट बोल सकता हूं क्या? यस। और पीवी कांस्टेंट मतलब बेसिकली वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, का मतलब है एक्स वाई इज कांस्टेंट। एक्स एन को 1 लिख ले, एक्स वाई इज कांस्टेंट। एक्स वाई इज कांस्टेंट मतलब वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो बेटा अगर मैं तुझसे बोलता कि बेटा मुझे P वर्सेस V में ग्राफ बना के बताओ, मुझे P वर्सेस V में ग्राफ बना के बताओ, तो आप बोलते सर वेरी सिंपल, हमने तो एक ही चीज पढ़ी है, जो भी पैरामीटर y एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिख देंगे, बोलिए, y। और जो भी पैरामीटर x एक्सिस पर उसकी जगह क्या लिख देंगे, बोलिए, x। तो बेटा तू P की जगह क्या लिख दे, y, और V की जगह क्या लिख दे, x। तो आप समझ पा रहे होंगे शायद, y x कांस्टेंट मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और अभी अभी देखा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बोलो किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बेटा अगर इसका आपसे कोई ग्राफ पूछे तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। कुछ बुद्धि में जा रहा है? चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी अपने ग्राफ्स के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्राफ बाकी है, ठीक है भाई। यहां तक अपना हो गया एक्सपोनेंशियल, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन कुछ उसमें वेरिएशंस और कराऊंगा, वो बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों करके मैं स्टार्ट करूंगा आपका लॉग, लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा। तो अगली क्लास में अपना लॉग तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे अगली क्लास में फिर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने को मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। हाथों हाथ अपन बाइनोमियल उठाएंगे, बाइनोमियल को भी उसी क्लास में अपन खत्म कर देंगे। और एपीजीपी में स्टार्ट कर दूंगा। और उससे नेक्स्ट क्लास में एपीजीपी हो गया अपना, और कुछ बच रहा है अपना, बस। उसके बाद आई थिंक अपना कंप्लीट है, कोऑर्डिनेट हो गया, लॉग हो गया, बाइनोमियल हो गया, एपीजीपी हो गया। कुछ स्टैंडर्ड सीरीज बता देंगे आपको, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। अपन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर अपन फ्राइडे तक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बहुत कंफर्टेबली। फिर लास्ट के जो अपने पास 3 लेक्चर बचेंगे, उन 3 लेक्चर्स के अंदर अपन एक तो टेस्ट कंडक्ट करेंगे एक दिन तो, और बाकी 2 दिन कुछ अपन एडिशनल चीजें सीखेंगे जो अपने को बहुत ज्यादा डायरेक्टली तो काम नहीं आएंगी, लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा।